Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 22nd January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today. आज संडे, देखते हैं आज हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। तो हमारी पहली न्यूज़ है यहाँ पर, सेंटर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, जो आम बैरियल साइट्स हैं उसको नॉमिनेट करेंगे। इसका नाम नॉमिनेट करेंगे किसके लिए? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, मतलब कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसका नाम वो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकलता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत बड़े कंसर्न की बात है। यहाँ पे टर्टल की ये न्यूज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, टर्टल की। तो जो हमारी अक्काराई बीच है, अक्काराई बीच जो है, यहाँ पर हमें जो टर्टल्स हैं उनकी डेथ होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें डेड टर्टल्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अब इशू क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर जो पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बात की जो पीएमके की प्रेसिडेंट हैं, पीएमके के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा, द हिंदू से इनकी बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने ये कहा कि उनके आसपास, हमने वहाँ पे जो उनका जो बीच के आसपास का जो एरिया है, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर हमें उन्हें बहुत सारे जो सी टर्टल्स हैं उनकी डेड बॉडीज वहाँ पे दिखाई दी, मतलब कि बहुत सारे डेड टर्टल्स उन्हें वहाँ पर दिखाई दिए। इसका रीज़न उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, उसका रीज़न यहाँ पे ये बताया कि जो बीचेस हैं यहाँ पर आजकल बहुत सारे जैसे कैफ़ेज़ हैं, इटरीज प्रोलिफरेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जैसे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रही हैं, खुल रही हैं, ठीक है ना। लोगों का ज़्यादा आना जाना हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गार्बेज है उसका यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो फूड गार्बेज है इसका यहाँ पर बीच में बहुत ज़्यादा जो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो यहाँ पे अटैक करते हैं। अब ये टाइम क्या है, ये नेस्टिंग सीजन है। नेस्टिंग सीजन क्या होता है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। नेस्टिंग सीजन कोई भी जैसे बर्ड, ठीक है ना, कोई भी रेप्टाइल है, कोई भी बर्ड है या फिर टर्टल है, तो इनका जब टाइम आता है का अंडे देने का, जो एग ले करने का जब इनका टाइम होता है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, ताकि वो अपना क्या कर सकें, वहाँ पर अच्छे से अंडे दे सकें। इसके लिए इसे हम कहते हैं क्या, नेस्टिंग सीजन। जो भी स्पीशीज यहाँ पे एग ले करती है, तो वो क्या करती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पे वो अपना घर बनाती है, नेस्ट बनाती है, प्रिपेयर करती है, ताकि वो वहां पर क्या करें, अपना एग ले करें। तो ये इस टाइम पे क्या हो रहा कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नेस्टिंग सीजन है, हमें यहाँ पर नेस्टिंग सीजन है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिल रहे हैं। और जब ये स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, ये फूड गार्बेज की वजह से जो एक्यूमुलेशन हो रहा है फूड गार्बेज का, तो इसकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स का हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली हमला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये रीज़न बताया कि इस वजह से यहाँ पे जो ये टर्टल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जाए तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चेन्नई के वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने ये क्लेम किया कि इस तरीके का जो स्मॉल परसेंटेज, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पर डेथ नहीं हो रही है, बट स्टिल हो रही है, मतलब कि वीक में हर एक दिन कम से कम एक या दो टर्टल की, या फिर 2 या 3 दिन में हमें 1 या 2 टर्टल की यहाँ पे डेड बॉडीज मिल रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है चेन्नई के, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये स्मॉल परसेंटेज है नंबर का, मतलब कि नेस्टिंग सीजन में कितने, यहाँ पर नेस्टिंग सीजन जब होता है तो यहाँ पे 700 से 800 तक टर्टल आते हैं, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए कितने आते हैं, 700 से 800 तक। और उसमें से अगर 10-12 टर्टल्स की डेथ हो जाती तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, उन्होंने ये क्लेम किया। तो इसमें तो ये पूरा इशू है, बट इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकलता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसी से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये टर्टल से ही रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट क्या करिए, यहाँ पे प्लान उन्होंने किया है कि वो क्या करेंगे, टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को सेटअप करेंगी। कहाँ? चेन्नई के पास। चेन्नई के पास स्टेट गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट का ये प्लान है, यहाँ पे सेंटर का प्लान नहीं, आपको यहाँ पे याद रखनी। स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब प्लान किया है कि वो क्या करेंगे, एक टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को चेन्नई के पास सेटअप करेंगे। अब इसका मोटिव क्या है, इसका एम क्या है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिसर्च होगी, डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके थ्रू, इसकी हेल्प से, रिसर्च और डेटा कलेक्शन की हेल्प से वो लोगों में यहाँ पे क्या होगी, अवेयरनेस को क्रिएट करना है, ठीक है ना, कि हम किस तरीके से टर्टल्स को यहाँ पर सेव कर सकते हैं।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा इसका मेन मोटिव क्या है। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का हमारा मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे रिसर्च होगी, डेटा कलेक्शन होगा, किस लिए, ताकि हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे किसके बारे में, टर्टल्स को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टर्टल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टर्टल्स की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। टर्टल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, पहला पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये टर्टल से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है, क्योंकि टर्टल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। हमारा जो इकोलॉजी का सेक्शन होता है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेक्शन होता है, उसमें टर्टल के बारे में हमें प्रीलिम्स में एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये क्या है, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की स्पीशीज़ में काउंट होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। टर्टल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिवर बाय स्कैवेंजिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिसीज फेस्ड बाय कंट्रोलिंग द वाटर पोल्यूशन। टर्टल क्या करते हैं, जैसे कि वाटर में कोई भी डेड मटेरियल है, ठीक है ना, कोई या फिर डिसीज फिश है, किसी भी फिश को कोई बीमारी है ना, तो और या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे वाटर के लिए अच्छी नहीं है, उसको पॉल्यूट करती है, तो ये टर्टल क्या करते हैं, उसको स्कैवेंजिंग करती है, उसको पूरी तरीके से उसको नष्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होता है। अगर टर्टल्स का नंबर कम होगा तो ये सारी चीज़ें भी कैसी होंगी, कम होंगी, और वाटर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी फिश स्टॉक इन द वाटर बाय गिविंग देम हैबिटेट ओवर देयर बॉडी। ये क्या करते हैं, एक फिश का हेल्दी स्टॉक को मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में, यहाँ पर जो टर्टल की बॉडी होती है, वो यहाँ पर फिश को अपना हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी जो एरिया है, वाटर बॉडी है, वहाँ पर जो फिश का स्टॉक होता है वो मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वहाँ पर हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फिश को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, टर्टल पॉपुलेशन कुड इम्प्रूव सी ग्रास, टर्टल पॉपुलेशन कुड इम्प्रूव सी ग्रास इकोसिस्टम हेल्थ बाय रिमूविंग सी ग्रास बायोमास एंड प्रिवेंटिंग सेडिमेंट्स फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, जो सी ग्रास होती है हमारी, जो समुद्र में या फिर जो वाटर बॉडी, वहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं, ये उसको अगर बहुत ज़्यादा ये अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, है ना, उसका जो एक्यूमुलेशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिमूव करती हैं, और जो सी ग्रास का जो एक सस्टेनेबल, एक इक्विलिब्रियम जो उसका इकोसिस्टम होना चाहिए, उसको यहाँ पे मेंटेन करती हैं। और ये ऑल्सो क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं सेडिमेंट फॉर्मेशन से, मतलब कि यहाँ पर सेडिमेंट का फॉर्मेशन ना हो सी में, ठीक है ना, जो भी कोई वाटर बॉडी है उसमें सेडिमेंट्स है, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं टर्टल। यहाँ पे फोर्थ सिग्निफिकेंस की बात करें, टर्टल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे सिग्निफिकेंस हो गए टर्टल के। अब देखिए टर्टल कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया में टर्टल की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रोग्राम है। तो देखिए इंडिया में 5 स्पीशीज पाई जाती हैं टर्टल की, ये आपको याद रखना है, आपको ये एकदम रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे 5 स्पीशीज पाई जाती, कौन कौन सी, इंडिया में ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉक्सबिल, लीथर बैक, ठीक है ना। तो ये 5 स्पीशीज हो गई, कौन कौन सी, ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉक्सबिल एंड लीथर बैक। ये 5 स्पीशीज कहाँ पाई जाती है, हमारे इंडियन वाटर में, इंडिया में ये 5 स्पीशीज टर्टल की पाई जाती है। अब इनका हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इनका स्टेटस है। जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, ये ऑलिव रिडले टर्टल है, एंड लीथर बैक एंड लॉगर हेड, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है, किसमें, वल्नरेबल में। थ्रेटेंड स्पीशीज की बात करें, यहाँ पे देखिए जो हॉक्सबिल टर्टल है, ये किसमें, ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या है, लिस्टेड है। तो देखिए ये सारी जो स्पीशीज है वो कैसे वल्नरेबल है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर पूरी तरीके से ही इंडेंजर्ड हो गया। और जो ग्रीन टर्टल है वो कैसी, इंडेंजर्ड की स्पीशीज में यहाँ पे जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें यहाँ पर क्या है, लिस्टेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया में क्या प्रोग्राम है। दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इनको किसके अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंडर स्केड्यूल 1 टर्टल हैव बीन प्रोटेक्टेड इन इंडियन अंडर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम। तो
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इंडिया का, उसके अंडर क्या है, स्केड्यूल 1 है, जिसमें टर्टल को प्रोटेक्ट किया जाता है। किसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर टर्टल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सारे आपके प्रीलियम बेस्ड फैक्ट हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आप एक बार ये इमेज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे देखिए लेथर हेड है, ये लॉगर हेड, इनका जो हेड होता है ये टर्टल का ही थोड़ा बड़ा होता है। ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, इनका हेड थोड़ा छोटा होता है, इस तरीके से होता है। तो ये जो सारे हैं हमारे क्या है, ये प्रीलियम बेस्ड फैक्ट्स हैं ये टर्टल के बारे में। तो आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब इस न्यूज़ को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई है, जिसमें वहाँ पे हमें बुद्धिस्ट मोनार्की के कुछ यहाँ पे वो मिले हैं, ठीक है ना, एक्सकवेशंस किए हैं, जिससे हमें बुद्धिस्ट मोनार्की के यहाँ पे कुछ एक्सकवेशंस यहाँ पर रिवील्स हुए हैं। अब इसमें देखिए क्या आता है कि पहले यहाँ पर इनिशियली यहाँ पे 1972, ये वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, 1972 से 1975 इस बीच पर यहाँ पे क्या किया गया था, इस साइट को पहले इनिशियली इसका यहाँ पे एक्सकवेशन मतलब यहाँ पे खुदाई वगैरह स्टार्ट की गई थी कि यहाँ पे कुछ हमें मिल सकता है, ठीक है ना। कब हुआ था यहाँ पे, आपको याद रखना 1972 से 1975 के बीच में। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली थी आर्कोलॉजिस्ट को, यहाँ पर जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर उन्हें यहाँ पे बुद्धिस्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली थी। बट फिर इसको यहाँ पे फिर ये डिसाइड हुआ उसकी वजह से कि यहाँ पे शायद बुद्धिस्ट स्तूपा रहा होगा, बुद्धिस्ट का यहाँ पे क्या रहा होगा, स्तूप रहा होगा, बुद्धिस्ट स्तूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50 साल हो गए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं की गई। बट धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर से इसको वो किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा चैकोलिथिक आता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया। अब यहाँ पे अगर बुद्धिस्ट स्तूप होगा तो इसके आसपास और भी साइट्स होंगी, ठीक है ना। तो देखिए किया कहाँ गया है, रिसेंट एक्सकवेशन एट भरतपुर इन पश्चिम भारत। याद रखना भरतपुर पश्चिम भारत कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ये खुदाई वगैरह की गई है, जहाँ पर हमें ये बुद्धिस्ट के रेलिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिली हैं। यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे खुदाई हुई तो उनको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक ब्रिक का स्ट्रक्चर दिखा, ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे इनको कुछ पोट्री वगैरह भी मिली है इस डायनेस्टी से रिलेटेड। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे ये हमने एक एजम किया है, एजम्पशन बनाया है अपना कि शायद यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा रहा होगा और उनके आसपास क्या इस तरीके की कुछ साइट्स भी होती हैं। कुछ अगर कहीं भी स्तूप है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे जो एरियाज हैं, लिविंग एरियाज, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे एक उन्हें मोनेस्ट्री मिली है जिसकी जो आउटर वॉल है उसमें लेयर ऑफ ब्रिक्स है, ठीक है ना। स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्मॉलर सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके की चीजें हमें वहाँ पे मिली हैं, ठीक है ना। यूनिक स्तूपा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये यूनिक स्तूपा है। देखिए व्हाट मेक्स द साइट यूनिक टर्म अदर बुद्धिस्ट साइट इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्तूपा अलोंग द मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स। ये देखिए यहाँ हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्तूपास हैं, ठीक है, बट ये यूनिक क्यों बताया जा रहा है, ये यूनिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस स्तूपा के आसपास जब हमने खुदाई वगैरह की तो उसके आसपास हमें क्या क्या चीजें मिली, जैसे कि हमें रेड वेयर पोइट्री मिली, ब्लैक और रेड वेयर, जो यहाँ पे हमारी पोट्रीज वगैरह है तो जो मटके वगैरह होते हैं ब्लैक और रेड कलर में मिले, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बताया जा रहा है कि ये थोड़ा हमें मतलब कि समझ में आता है कि यहाँ की जो मोनेस्ट्री रही होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स रही होगी। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा, अब देखिए इससे हमारे लिए क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं। बुद्धिज्म, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का बुद्धिज्म वाला टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा बुद्धिज्म का टॉपिक है, इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए बुद्धिज्म कब स्टार्ट हुआ था, बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 years ago. A way life had a potential transforming a person. ये हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 2600 years ago, ठीक है ना। इसको 2600 साल हो चुके हैं। यहाँ पे ये कहाँ हुआ था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। ये जो हमारा साउथ है और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है ना, रिलीजन है। रिलीजन इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग लाइफ और एक्सपीरियंस ऑफ इट्स फाउंडर सिद्धार्थ गौतम। इनके जो हमारा जो बुद्धिज्म है, इनके फाउंडर कौन है, आप सभी को पता होगा कौन, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, ठीक है ना।
ये कब हुए थे? सिरसा 563 BC में। ही वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली ऑफ शाक्य क्लेन। ये किस क्लेन से थे? ये शाक्य क्लेन से थे, ठीक है ना। ये क्षत्रिय थे और ये शाक्य क्लेन से थे। इनके ये कपिलवस्तु में यहाँ पे जो शाक्य क्लेन था वो कहाँ था? कपिलवस्तु इन लुम्बिनी विच वॉज सिचुएटेड इन इंडो नेपाल बॉर्डर। जो हमारा इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर ये कपिलवस्तु और लुम्बिनी ये बॉर्डर के आसपास आता है। और वहीं पे क्या था? एक शाक्य क्लेन था, कपिलवस्तु था, शाक्य क्लेन था। उन्हीं के ये बेटे थे कौन? सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने ही क्या किया था? जो ये बुद्धिज्म है इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, मतलब इन्होंने इसकी फाउंड की थी, फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें टीचिंग्स की। बुद्धिज्म की हमारी क्या क्या टीचिंग्स है? तो पहली क्या है? टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ वेदर इज एडिक्शन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स और लाइफ। यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं, ठीक है ना, कोई भी अगर पेनफुल चीजें हो रही हैं, कोई दुख है या कोई सुख है, तो हमें उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें उससे मतलब कि एक्सट्रीम उसका अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमें उसको अपनी लाइफ में इतनी जल्दी नहीं लेकर आना चाहिए। तो उसको उन्होंने ये बताया था, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ मोटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरे उन्होंने क्या बताया कि बुद्धिज्म डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सीज। यहाँ पे बुद्धिज्म क्या है? वो जो हमारे जो मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सीज है उसको अपने आप से दूर रखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दी? 4 जो नोबल ट्रूथ्स हैं उसको भी दिए थे। कौन कौन से ट्रूथ? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब कि सफरिंग क्या है? ये जो हम सफ़र करते हैं किसी भी चीज़ से, उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, हम उस सफरिंग को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ द सफरिंग, मतलब कि वो कौन सा रास्ता है जिससे कि हम हमारे जो दुख है, जो हमारी सफरिंग्स हैं, उससे हम यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे निर्वाण, द पार्ट टू निर्वाणा की तरफ जाने की यहाँ पे उन्होंने 8 फोल्ड पाथ्स बताए थे। इनके जो नोबल 8 फोल्ड पाथ्स हैं, ये प्रीलिम्स में भी आते हैं और ये आपके मेंस में भी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड उनके 5 नोबल ट्रुथ्स हैं, या कभी कभी ये इनके जो 8 नोबल पाथ्स हैं, इसमें से यहाँ पे जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये क्या है? 8 फोल्ड पाथ्स हैं निर्वाणा के, कि किस तरीके से हम हमारी जो सफरिंग है उसको हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली न्यूज़ जो थी हमारी फर्स्ट पेज की, इसमें इंडिया क्या है? जो अहोम बैरियल साइट्स है उसको इंडिया जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वे नॉमिनेट करेंगे किसके लिए? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए, कि इसको क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल जाए। अब देखिए, ये इसका पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। ये जो चराइदो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्या है? आसाम में, और अभी तक जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ से कोई भी मतलब ऐसी साइट नहीं है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसको स्टेटस मिला हो। तो ये मतलब पहली साइट होगी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलेगा। अब देखिए, ये जो साइट है वो कहाँ पर है? ये आसाम में चराइदो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। आसाम में चराइदो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये साइट है। अब देखिए, जो अहोम है, इसको ये एक हिस्ट्री की बात करें तो जो चराइदो है ये किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ था? चराइदो को यहाँ पे जो अहोम डायनेस्टी के फर्स्ट किंग थे, अहोम डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे, कौन? सुकब्बा। आपको ये याद रखना, हिस्ट्री की हम बात करें थोड़ी सी, ये जो सुकब्बा है उन्होंने क्या किया था? चराइदो को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। सुकब्बा के आने से पहले ये जो प्लेस था उसको वर्शिप पर्पस के लिए यहाँ पे माना जाता था। यहाँ पे जो ट्राइब्स वगैरह रहती थी उसको ये यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह मतलब वर्शिप पर्पस के लिए इसको यूज करती थी। फिर यहाँ पे सुकब्बा है, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो इसको क्या किया? ये चराइदो को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। यहाँ पे जो अहोम किंग्स हैं क्वींस, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो भी रॉयल फैमिलीज थे उनके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पे बेरियल ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, मतलब इनके जो इनको यहाँ पे दफनाया गया है। अब यहीं पे एक मैदान है, थॉमस मैदान,
थॉमस मैदान। यहाँ पे ये इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे बैरियल्स ग्राउंड्स हैं, तो इस मैदान में भी बहुत सारे बैरियल्स हैं। जो रॉयल्स फैमिलीज थी, जो अहोम डायनेस्टी के जो किंग्स एंड क्वींस हैं, उनके यहाँ पे क्या है, बैरियल ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो थॉमस मैदान है वहां पर एक जो ये थॉमस मैदान है, ये इजिप्टियन पिरामिड की तरह दिखाई देता है। अगर इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, बट ये अगर हम ये पिक्चर देखें, जो इजिप्ट का पिरामिड होता है ना, ये उसकी तरह यहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, कि इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देंगे। तो देखो, हम चराइदो मैदान के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द अहोम रूल लास्टेड फॉर अबाउट, यहाँ पे अहोम रूल भी आ जाता है। फिर अब देखिए, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन एक निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री से हमारे ये रिलेट हो जाता है। इसमें आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाता है। ये आपका जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिलेवेंट हो जाता है। तो इसको किसने स्टैब्लिश, जो चराइदो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको किसने स्टैब्लिश किया था, अहोम डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग सुकब्बा के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए, अहोम इक्विवेलेंट ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड, इसको किसके इक्विवेलेंट माना जा रहा है, जो इजिप्टियन का पिरामिड है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। लेट मेडिवल 13 to 19 सेंचुरी माउंट बुरियल ट्रेडिशन ऑफ द ताई अहोम कम्युनिटी इन असम, जो ताई अहोम यहाँ पे कम्युनिटी थी, उनका यहाँ पे क्या है, पूरा बैरियल का यहाँ पे ट्रेडिशन था। यहाँ पे उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। अहोम जो रूल डायनेस्टी, अब इसके बारे में हम देख सकते हैं, इसने 600 साल तक इसमें रूल किया था। कब, जब यहाँ पे फिर ब्रिटिश ने यहाँ पे एनेक्स कर दिया था, 1826 था। उससे पहले तक यहाँ पे जो अहोम रूल था वो यहाँ पर रूल कर रहा था। ठीक है, चराइदो वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम डायनेस्टी। ये चराइदो की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, क्योंकि जो अहोम डायनेस्टी थी उसका ये क्या था, फर्स्ट कैपिटल था, जिसको चाओलुंग सियो काफा ने इसको यहाँ पे क्या किया था। इससे पहले यहाँ पे इसके बाद मतलब अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं अहोम डायनेस्टी की, बहुत सारे यहाँ पे कैपिटल हुए, डिस्ट्रिक्ट हुए, बट ये जो चराइदो था ये कैसा था, ये पहला कैपिटल था अहोम डायनेस्टी का। इसको किसने फाउंड किया था, चाओलुंग सियोकाफा इन 1253 में। तो इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे इसमें से हमारे पास न्यूज आएगी, इसके लिए हम यहाँ पे फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरर अटैक इन जम्मू में क्या है, यहाँ पे टेररिज्म के कुछ यहाँ पे अटैक हुए। जम्मू ट्विंस एक्सप्लोजन, यहाँ पे एक्सप्लोजन है जिसमें 9 सिविलियंस यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेररिज्म की यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे न्यूज ऐसे कभी कभी आते हैं सर टेररिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करते रहना है कि उनकी जो डेफिनेशन वगैरह है, एक आप अलग से नोटबुक बना, जैसे कि नॉर्मल जो डेफिनेशन है, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में या तो डेफिनेशन लिखनी होती है ना, मेनली किस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है हमारा, और जो कंक्लूजन का पार्ट होता है, जो हमारा वे फॉरवर्ड होता है, इसको हमें यहाँ पे पूरी तरीके से याद होने चाहिए। मतलब कि याद इनसे, जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं, इनसे कुछ ना कुछ आएगा ही, जैसे टेररिज्म हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें थोड़ा श्योरिटी रहती है कि अगर वो न्यूज़ में है तो ये 100% श्योर है कि उसमें से हमारा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है कि जैसे कि हम उनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मेन बॉडी तो हमारा किस में से जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जाएगा। फिर लास्ट में जो वे फॉरवर्ड आता है उसमें हम क्या दे सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। अब देखिए, टेररिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनलॉफुल यूज of force and violence against person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment thereof in furtherance of political and social objective। मतलब कि टेररिज्म क्या है, एक अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है। मतलब कि हम यहाँ पे वायलेंस करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं अनलॉफुल तरीके से, किस लिए, किसी भी पर्सन के ऊपर या फिर कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कोई सिविलियन है, उनके ऊपर यहाँ पे अटैक होते हैं, हम उस वायलेंस करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे पाने के लिए, जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको हम यहाँ पे टेररिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए संबार डियर इन अमराबाद टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम न्यूज की बात कर ले कि जो संबार डियर, ये आप इसकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो ये संबार डियर है। तो ये कहाँ पर है, अमराबाद टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना। आपको यहाँ पे याद रखना, कहाँ, तेलंगाना में ये अमराबाद टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व, ये कहाँ पर है रिजर्व, ये नल्लामाला
हिल्स में, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। किस लिए? टूरिज्म के लिए। अभी के लिए टूरिस्ट प्लेस के लिए इसको अभी के लिए इसको कुछ दिनों के लिए इको टूरिज्म के पैकेज के तहत इसको अनाउंस कर दिया गया है। जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे खोल दिया गया है कि यहाँ पे ये टूरिज्म प्लेस के लिए ओपन है। अभी क्या है, इसमें प्रोटेक्टेड साइट्स की बात कर ले हमारे लिए, तो देखिए सांबार डियर इज द लार्जेस्ट डियर स्पीशीज इन इंडिया। ये इंडिया की लार्जेस्ट डियर स्पीशीज में आता है। द सांबार इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मच ऑफ साउथ एशिया। ये कहाँ पर ज्यादातर है? हमारे साउथ एशिया में है। इट इज लिस्टेड इन वल्नरेबल, आपको यहाँ पे याद रखना है। ये IUCN की कौन से सेक्शन में आता है? वल्नरेबल ड्यू टू पोचिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन। जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोइटेशन होता है और जो पोचिंग मतलब कि अवैध तरीके से इनका शिकार किया जाता है, इसके कारण इनकी जो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं IUCN से, ठीक है। इनको कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? प्रोटेक्टेड साइट्स कहाँ है जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? कान्हा कॉर्बेट, ठीक है, रणथंबोरे, बांधवगढ़, गिर दुर्वा, मानस, कांजीरंगा एंड सरिस्का। तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं GST काउंसिल, जैसे मित्रा रूस कंटिन्यूस इरोजन ऑफ फेडरलिज्म एंड इन कंसेंसस एट GST काउंसिल। तो इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, हम यहाँ पे GST काउंसिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। GST काउंसिल कब सेटअप हुई थी? GST काउंसिल वॉज सेटअप बाय दी प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279A, ठीक है। अभी बजट आने वाला हमारा, ठीक है, हमारा बजट आने वाला है, तो इसमें हमें GST, ठीक है, जो टैक्स वगैरह है इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो GST काउंसिल है, हमें ये याद रखना है किसके द्वारा सेटअप हुआ था? प्रेसिडेंट के द्वारा इसको सेटअप किया गया था आर्टिकल 279A के अंडर। एज पर आर्टिकल 279A के अंदर बाय प्रेसिडेंट GST काउंसिल वॉज सेटअप। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे वैगनर ग्रुप। अब यहाँ पर क्या इशू है इसकी बात करते हैं। वैगनर ग्रुप, US ने क्या किया है, एक वैगनर ग्रुप है, कहाँ का? ये रशियन का ग्रुप है। रशिया में एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए रशिया का ये वैगनर ग्रुप है। इसको मेनली क्या कहा जाता है? ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है ये? ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो प्रिजनर्स हैं, रशिया के जो प्रिजनर्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। जो प्रिजनर्स वगैरह हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये देखा गया, न्यूज़ ये है कि इसमें ये देखा गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ इनका क्या हो रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इनका ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये जो सारी चीजें ले रहे हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे यूक्रेन वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है? जो वैगनर ग्रुप है ये यूक्रेन को नॉर्थ कोरिया से यहाँ पे आर्म्स वगैरह ले रहा है, मिसाइल्स वगैरह ये सारी चीजें मंगा रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं, जो यूक्रेन की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं यूज करने के लिए और उनको यहाँ पे हेल्प करनी। तो देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 80% ऑफ देम फ्रॉम द प्रिजनर्स, इसमें से ज्यादातर जो ग्रुप में जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, वैगनर ग्रुप के, उसमें से जो 80% है वो क्या है? प्रिजनर्स हैं, ठीक है। तो इसमें यही न्यूज है। तो US ने क्या कर दिया, इसको डेजिग्नेट कर दिया एज अ इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इससे क्या हो जाए, इस डेजिग्नेशन से इनको क्या हो जाएगा, इनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या लगेंगे? सैंक्शंस लगेंगे। और सैंक्शंस लगेंगे तो इस ग्रुप के ऊपर तो ये ग्लोबल नेटवर्क पे, मतलब कि कहीं से भी, मतलब इनको जो आर्म्स वगैरह है इनके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। इनके साथ जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया और कोई जो अदर कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पे क्या जिनके ऑपरेशंस है वो क्या होंगे, उन पर सैंक्शंस लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। ये आर्टिकल हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। अब इसके रीजन क्या बताए जा रहे हैं, हम यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके रीजन ये बताया जा रहे हैं कि चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इसको बहुत ही 1980s में इस पॉलिसी को लेकर आया गया था चाइना में, जिसके जो मेजर्स हैं इनको इसमें क्या किया जाता, फोर्स एबॉर्शन करवाया जाता था, ठीक है ना। और फैमिलीज को, कपल्स को ये कहा जाता था कि आप सिर्फ एक बच्चे से ज्यादा यहाँ पर बच्चा नहीं कर सकते। तो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी। पहला रीजन तो ये बताया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हुई है। दूसरा रीजन ये बताया जाता है, ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी जब से आई तो यहाँ पे इसके बाद से अब लोगों, जो चाइना की कपल्स हैं, पहली बात तो यहाँ पे इसकी वजह से जो वहाँ की एजिंग फैक्ट्री है, जो यहाँ पे पीपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, एजिंग ज़्यादा हो रही है, ओल्डर पीपल यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं और जो यंगर जनरेशन है वो
कम हो रही है, यंगर पीपल जो यंगर बच्चे हैं वो कम है, और एजिंग जो पर्सन है वो उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। दूसरा यहाँ पे फैक्टर ये बताया जा रहा है कि अब ये वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहाँ पे जो कपल्स हैं वो अब यहाँ पे जो शादी का वो है मैरिड का इशू आ रहा है, या तो लेट शादी करते हैं 25 से 29 के बीच में शादी करते हैं, और अगर उसमें शादी भी करी तो इसके बाद भी जो फैमिली प्लानिंग की बात आती है वो इस एज के बाद आती है। तो यहाँ पे एक इशू ये बताया जा रहा, और कुछ कुछ कपल्स तो ये हैं कि वो बच्चा चाहते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन में यहाँ पर पहली बार यहाँ पे 2022 की रिपोर्ट आई थी, जो बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम है। यहाँ पे बर्थ जो है बहुत ज़्यादा कम हो रही है और जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो क्यों श्रिंक हो रही है। तो ये आर्टिकल हमने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये सारी न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। यहाँ पर एक साइंस में आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेल्स होती हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो वेल्स हैं आज वो क्या कर रही हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, अगर हम उनके पहले एंसेस्टर्स की बात करें तो उनके साइज़ के कंपैरिजन में उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। तो इसमें कौन कौन से उनके जीन्स इन्वॉल्व है, तो उन जीन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। देखिए कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स में रिपोर्ट आई है कि जो इनका जो जाइंट साइज़ है वो किसकी वजह से हो रहा है, कौन से जीन्स है जिसकी वजह से इनका जो साइज़ है वो जाइंट हो रहा है। पहला है GHSR, IGF, BP7, NCA, PG एंड PLAGI। तो ये 4 जीन्स का मेन रोल यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी वजह से जो वेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो रहा है। इसमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाली न्यूज़ भी आप एक बार देख लीजिए, वाई इंडिया हैज़ नॉट विटनेस एनी सर्ज इन केसेस फॉर मंथ्स। देखिए यहाँ पे हमारी थर्ड वेव आई थी, हमारी थर्ड वेव कब आई थी, जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। इंडिया में क्या थी, थर्ड वेव थी। अब उसके बाद हमारे यहाँ क्या ये देखा गया कि जो अभी ओमिक्रॉन वायरस जो आ रहा है, कोविड का जो नया ये इम्यून वायरस आया है, सब वेरिएंट आया है, बट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या केसेस नहीं दिख रहे हैं, है ना। मंथ्स हो गए बट हाँ कुछ केसेस देखने को मिले, बट इतना ज़्यादा जैसे जो थर्ड वेव में जो हमारी केस सिचुएशन थी उसके बाद हमें यहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखने मिल रहे। इसके रीज़न यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए सर्जेस इन केसेस आफ्टर द थर्ड वेव हैज सीन बिटवीन मिड जून एंड मिड अगस्त 2022। यहाँ पे ये बताया गया कि उसके बाद से हमने बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, हमारी जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, वैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमने किसको यहाँ पे किया है, हमने हाइब्रिड कम्युनिटी, देखिए हाइब्रिड कम्युनिटी एंड फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन हैज अपेरेंटली प्रोवाइडेड सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन फॉर पीपल इन इंडिया। जो हमने हाइब्रिड कम्युनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और वैक्सीनेशन जो हमने प्रोग्राम चलाया था, इसके थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी बिल्ड करी है, क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी बिल्ड करी है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला है कि जो लोग हैं वो कम इन्फेक्ट हो रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस से, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि 95% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, और 95% पॉपुलेशन जो है हमने उनमें क्या डेवलप कर दिया है, हाइब्रिड इम्यूनिटी को डेवलप कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने यहाँ पे इन्वॉल्व करे थे ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना फैले। यहाँ पे ये भी बताया गया, देखिए कि a constant but low percentage of people being infected would mean that majority of people have varying level of immunity। यहाँ पे जो ओमिक्रॉन है इसमें बहुत बड़ा वो है कि ये एक नया वेरिएंट है, ये क्या करता है, जो आपकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग हो ये उसको भी सरपास करके वो आपको यहाँ पे कोविड हो सकता है। बट हमारे यहाँ क्या हो गया है, मतलब इंडिया में ये ऐसा देखा जा रहा है कि हमने क्या किया, हाइब्रिड इम्यूनिटी को बिल्ड किया है, जिसकी वजह से हमें ये ओमिक्रॉन कि यहाँ पे केसेस कम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।